खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के वंदना कटारिया स्टेडियम में आयोजित युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप के समापन हो गया है और उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित समापन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए वक्फ बोर्ड पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है और तानाशाही उनके समय में होती थी, जब इमरजेंसी लगती थी और किसी भी तरह की कोई चर्चा भी नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नवाचार हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून को देश की बहुत समय से प्रतीक्षा थी। जो सरकारी और किसानों की भूमाफियाओं ने कब्जा रखी थी वो अब कब्जा मुक्त होगी और देश प्रदेश के विकास के काम आएगी। वहीं चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जगहों के नाम बदलने को लेकर कहा कि ये काम जन भावनाओं के देखिए, ये लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, उनको भी बिना किसी वक्त में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे। हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में कुछ विपक्ष ने कहा कि तानाशाही रवैये की तरीके से ये बिल पास किया गया है। सर, तानाशाही रवैये की तरह से बिल पास किया गया है। इसमें तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी। देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। सर, उत्तराखंड में कुछ किसानों के नाम बदले गए, क्या अभी भविष्य में और नाम बदले जाने की संभावना है? बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं और हमने जो भी नाम बदले हैं यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो उस क्षेत्र से जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक रूप से परिवेश मिलता है उसके अनुरूप और जो विरासत भी है और विकास भी है उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया। जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनहित में विभिन्न महाअनुभव को विभागीय दायित्व सौंपा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के 18 और कार्यकर्ताओं का दायित्व बांट दिए हैं। दायित्वों की ये दूसरी सूची है। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल को नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सौंपे गए विभागीय दायित्वों से प्रदेश में विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और उनके प्रभावी अनुश्रवण में भी मदद मिलेगी। और किसको क्या जिम्मेदारी मिली है, आइए ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बलवीर गुनियाल उपाध्यक्ष है और जड़ी बूटी सलाहकार समिति उन्हें दी गई है। सुरेंद्र मोघा उपाध्यक्ष, उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है। भुवन विक्रम डबराल उपाध्यक्ष, जड़ी बूटी सलाहकार समिति की जिम्मेदारी। सुभाष बर्थवाल उपाध्यक्ष, राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। पुनीत मित्तल उपाध्यक्ष, नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सभी नाम आपके सामने हैं, किस किस को क्या जिम्मेदारी दी गई है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से। जहां पर जड़ी बूटी सलाहकार और प्रदेश की बात की जाए तो राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति की भी सभी विभागों की जिम्मेदारी है। गिरीश डोभाल उपाध्यक्ष है और प्रदेश मौन परिषद की ने जिम्मेदारी दी गई है। गीताराम गौड़ उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद की जिम्मेदारी मिली। डॉक्टर जयपाल उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
देशराज कर्णवाल उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति की जिम्मेदारी मिली है। अजीत चौधरी उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य किसान आयोग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वहीं प्रताप सिंह पवार उपाध्यक्ष है और राज्य औषधीय पादप बोर्ड की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसके बाद जगत सिंह चौहान उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति की जिम्मेदारी, गीता रावत अध्यक्ष राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की जिम्मेदारी, शंकर कौरंगा उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय जलागम परिषद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद महेश्वर सिंह मेहरा उपाध्यक्ष है, चाय विकास सलाहकार परिषद की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। किसे क्या जिम्मेदारी मिली है और फिलहाल ये आपको बताते हैं। अजीत चौधरी जो कि उपाध्यक्ष है उत्तराखंड राज्य किसान आयोग उन्हें दिया गया है। यहाँ प्रताप सिंह पवार उपाध्यक्ष है और राज्य औषधि पादप बोर्ड के अब इन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जगत सिंह चौहान उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति की जिम्मेदारी। ये एक एक करके नाम आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किसे क्या जिम्मेदारी दी गई। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार और शासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस महकमा भी अपनी फाइनल तैयारियों में जुटा है। खड़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर आईजी कार्यालय में एक कमांड कंट्रोल सेल बनाया गया है, जो सिर्फ यात्रा के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर में पूरी यात्रा मार्ग को बांटा गया है, जिसको लेकर पुलिस के आईजी, डीआईजी और एसएसपी, एसपी सहित कई अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए तैनात किया है। साथ ही सीओ और दरोगाओं सहित हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही जहां जहां भी रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। यातायात को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान जाम की स्थिति ना बने और किसी भी यात्री को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है कि चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न कराई जा सकेगी और जल्द ही ये चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। तो यहाँ पर फिलहाल यात्रा मार्ग पर अलग अलग सेक्टर्स में उसे बांट भी दिया गया है। जैसा कि आप सब विदित हैं कि उत्तराखंड पुलिस की जो ये चारधाम यात्रा जो है 2025 की विशेष तैयारियां जो हैं, पिछले हम यात्रा के जस्ट खत्म होने के बाद में हम उसको किए जा रहे हैं और काफी हद तक हर एक लेवल पे प्रशासनिक स्तर पर, शासकीय स्तर पर काफी मीटिंग्स हुई है। फिर सारे जिलों का रेंज स्तर पे कोऑर्डिनेशन हुआ है। फिर अपने जो हमारे सिस्टर्स विंग्स हैं, जैसे हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, हमारा फायर सर्विस है, हमारी एसडीआरएफ है, उनके भी जो हेड्स हैं उनके साथ भी पूरा समन्वय किया गया है, ताकि इस बार जो चारधाम यात्रा है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो, सुखद हो, सुरक्षित हो और यात्री जो यहाँ पे आए एक सुखद अनुभव लेके आए। तो इस क्रम में जो यात्रा की सुगमता के लिए हम लोगों ने जो जो व्यवस्थाएं की हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो 15 सुपर जोन में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको कमांड करेंगे हमारे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी या फिर सीनियर डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी जो है वो सुपर जोनल हेड होंगे। 41 जोन में अब इसको विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे सीनियर इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर रैंक्स के ऑफिसर्स रहेंगे और 137 सेक्टर्स में हमने इसको पूरा डिवाइड किया है। तो इसका मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि संपूर्ण यात्रा को जैसे रूट्स हैं उसको हमने टेंटेटिवली 10 to 15 किलोमीटर्स में इसको हमने बांटा है, जिसमें इस बार ये प्रयोग किया जाएगा कि हमारे वहाँ पे बाइक रिलेटेड पेट्रोलिंग होगी। वो बीट बनाया गया है 10-10 किलोमीटर का वहाँ पर, जिसमें एक हमारे पुलिसकर्मी होंगे, वायरलेस से लैस होंगे, सारी उनके पास में फर्स्ट एड की भी व्यवस्था रहेगी। साथ साथ उनके पास में कम्युनिकेशन सेट रहेगा, किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज करना है, हिल्स में मैनेज करना है, किस तरीके से उनकी प्रॉपर लाइनिंग करनी है, डाइवर्जन करना है। अगर किसी को कोई आपात स्थिति में अगर किसी भी तरीके की अगर सिचुएशंस आती हैं तो उसमें किस तरीके से फौरन उनको मदद पहुंचे, क्योंकि उनका कंट्रोल सीधे
सीधे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से थ्रू हमारी एक यात्रा सेल में रहेगा, तो तदनुसार वहाँ पे हम सारी मदद वहाँ पे पहुँचा सकेंगे। इस बार 2 नए प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग है जो हमने अपने रेंज लेवल पे एक डेडिकेटेड 4 धाम यात्रा सेल, उसको हमने यहाँ पे सृजित किया है रेंज कार्यालय में, जिसमें हमारे उसके जो हेड जो होंगे वो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे और उनके साथ में उनके कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्पेक्टर रैंक के 1 अधिकारी होंगे, सब इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी होंगे, बाकी हमारा जो पुलिसकर्मी वर्ग होगा वो यहाँ पे डिप्लॉय रहेंगे और वो जो है वो 24/7 इसमें काम करेंगे। कोई भी समस्या यात्रा से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड या फिर कहीं पे कोई ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग को रूट को डाइवर्ट करना है, या बारिश में अगर कहीं रोड ब्लॉक है, उसके लिए या फिर यात्रियों की यातायात जो भीड़ धामों में हो रही है उसके मैनेजमेंट के लिए तत्काल रूप से ये कंट्रोल कमांड सेंटर जो बनाया गया है डेडिकेटेड यात्रा से, वो हमेशा काम करता रहेगा। दूसरा इस बार हमने ये प्रयोग किया है कि आप जैसे जानते हैं कि हमारे 4 श्री धाम है, जिसके 4 अलग अलग रूट्स हैं। अगर हम श्री रणपति धाम और गंगोत्री धाम का रूट देखें तो उसके रूट्स पे, और जो श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ का रूट है उसके रूट पे हम लोगों ने इस बार एक ऐसी व्यवस्था की है कि संपूर्ण जितने भी रूट्स हैं हमारे चारों धाम के लिए, उसको विभिन्न सेक्टर्स में बांटा है। तो बिल्कुल यहाँ पर पुलिस ने पूरी तैयारियां जो है वो 4 धाम यात्रा के लिए कर ली है। और आपको बता दें कि आईजी कार्यालय में बनाया गया है कमांड कंट्रोल सेल। 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर्स में यात्रा मार्ग को बांटा गया है। आईजी, डीआईजी और एसएसपी, एसपी इसके मॉनिटरिंग करेंगे। रजिस्ट्रेशन सेंटरों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं 9 एएसपी यात्रा रूट प्रभारी रहेंगे और तैयारियां पूरी हैं। तो यहाँ पर 4 धाम यात्रा के दौरान 24 डिप्यूटी एसपी तैनात होंगे। पुलिस के 67 इंस्पेक्टर भी यात्रा के दौरान तैनात रहेंगे। 366 एसआई भी 4 धाम यात्रा के दौरान निभाएंगे अपना दायित्व और 615 हेड कांस्टेबल भी अपनी ड्यूटी करेंगे। यहाँ पर 1222 कांस्टेबल भी यात्रा के दौरान तैनात रहने वाले हैं। तो तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी है। वहीं 208 महिला कांस्टेबल भी यात्रा के दौरान तैनात रहेंगी। 926 होमगार्ड जवान भी तैनात किए गए हैं और यहाँ 1049 पीआरडी जवान तैनात किए गए हैं। 9 कंपनी पीएससी निभाएंगी अपना दायित्व इस यात्रा में। 26 कंपनी एसडीआरएफ की भी तैनात की गई है। सभी कंपनीज को वहां पर जो ड्यूटीज है वो अलॉट की गई है, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो। तो यहाँ पर यातायात और पार्किंग प्रबंधन को लेकर क्या कुछ जानकारी है वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। जहां पर यमुनोत्री मार्ग पर अतिरिक्त ठहराव क्षेत्र और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद यमुनोत्री गंगोत्री धामों के लिए विकासनगर में यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था एसपी विकासनगर की निगरानी में होगी। सभी वहां पर तैनात है। यात्रा मार्ग पर पुलिस बल को तैनात कर दिया जाएगा और 4 धाम कंट्रोल रूम में एक वेलफेयर अधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा। तो सभी तैयारियां पूरी हैं 4 धाम यात्रा को लेकर और यहां पर पुलिस प्रशासन भी तैयार है। वहीं 4 धाम में विशेष महत्व रखने वाली केदारनाथ यात्रा का 2 मई को आगाज होगा। यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने को लेकर शासन प्रशासन ने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी है। इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संस्कृति एवं भाषा विभाग के सचिव और केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत ने गौरीकुंड में पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सचिव युगल किशोर पंत केदारनाथ मंदिर परिसर भी पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के चारों ओर चल रहे पुनर्निर्माण तथा सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते
करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं ताकि यात्रा आरंभ होने से पहले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने मंदिर के आसपास तथा गौरीकुंड से केदारनाथ तक के पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को मार्ग पर जमी बर्फ और मंदिर परिसर की बर्फ को शीघ्र अतिशीघ्र हटाने के सख्त निर्देश दिए। प्रभारी सचिव केदारनाथ युगल किशोर पंत ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित सीतापुर और सोनप्रयाग की पार्किंग स्थलों का भी दौरा किया। इन स्थलों पर उन्होंने वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, बिजली पानी की उपलब्धता और शौचालयों की स्थिति, साफ सफाई और कूड़ा निस्तारण जैसी जन सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं यात्रियों के अनुकूल और मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के समय किसी भी श्रद्धालु को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग समय पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो हमारे गढ़वाल के 6 जिले हैं वो मुख्य रूप से उनकी आय सृजक गतिविधियाँ होती हैं। आय का संसाधन भी होता है और हम अपने प्रदेश को यात्रियों के लिए खोलते हैं। इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की और विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई कमी न छूटने पाए और यात्रियों को एक सुगम और उनकी सफल यात्रा हो। उसके साथ साथ वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। वहीं आगामी 30 अप्रैल से उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से हो और सभी तीर्थयात्री धामों में दर्शन के बाद सुरक्षित वापस आ जाएं, इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जाता है। केदारनाथ में शटल सेवा शुरू की जा रही है। चारधाम यात्रा रूट पर 5 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा ना करें। वाहनों का भी यात्रा के लिए पंजीयन होना जरूरी है। इसके साथ उन्होंने तीर्थ से कहा कि तीर्थ यात्री जी वहां से तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, उसके चालक के ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव ना डाले। आरटीओ अधिकारी ने बताया कि आवागमन के लिए पर्याप्त वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़े के तौर पर रोडवेज का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन से भी गाड़ियां मंगाई जाएंगी। परिवहन विभाग उत्तराखंड ने जो आने वाला चारधाम यात्रा 2025 का है, इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हम लोग का प्रयास है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए वाहनों की कोई कमी नहीं हो। वाहन की अगर कोई कमी होती है तो रोडवेज से उसकी पूर्ति करेंगे हम। उसमें भी अगर गाड़ियाँ कुछ कम पड़ जाती हैं तो अन्य जगह जैसे केमू की गाड़ियाँ भी हम लोग मंगाते हैं। साथ ही साथ हम लोग का प्रयास रहता है कि जो चारधाम यात्रा पर लोग जा रहे हैं वो सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षित धाम तक पहुँचे और वहाँ से सुरक्षित घरों तक पहुँच जाएं। इसके लिए हम लोग गाड़ियों को चेक करते हैं कि गाड़ियाँ मानक के अनुसार हैं कि नहीं, ज़्यादा गाड़ी में लोग बैठे तो नहीं हैं, ओवरलोडिंग तो नहीं है, रास्ते में रैश ड्राइविंग तो नहीं की जा रही है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जगह जगह चेक पोस्ट भी लगाते हैं। हमारी 5 चेक पोस्ट लगने वाली है चारधाम यात्रा के मार्गों पर। शटल सेवा भी हम लोग केदारनाथ में हम लोग चलाते हैं। चेक पोस्ट में गाड़ियाँ चेक होती हैं कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, ज़्यादा सवारी तो नहीं बैठी है। उसके बाद भी यात्रा मार्गों पे हमारी 5-6 टीमें लगी होती हैं, हमारे इंटरसेप्टर दल लगे हुए हैं और इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स भी हैं, बाइक स्क्वाड हैं, वो भी चेक करते हैं कि यात्रा मार्ग पर जो ड्राइवर है गाड़ी सही ढंग से चला रहा है, गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे नहीं हैं, ओवर स्पीडिंग रैश ड्राइविंग नहीं हो रही है, ज़्यादा किराया नहीं लिया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं। साथ ही साथ जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाया जाता है। ग्रीन कार्ड वस्तुतः गाड़ियों को एक बार चेक करते हैं कि वो गाड़ियाँ पर्वतीय मार्गों पे चलने योग्य हैं कि नहीं और उनके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं। अगर दोनों चीज़ सही पाया जाता है तो उनको एक ग्रीन कार्ड पेपर फॉर्म में जारी कर दिया जाता है, ऑनलाइन होता है जिसको वो डाउनलोड कर सकते हैं।
जब भी यात्रा पर लोग जाएंगे, कॉमर्शियल व्हीकल जाएगी, तो उसमें हर एक ट्रिप के लिए ट्रिप कार्ड भी बनता है, वो भी ऑनलाइन बनता है। मेरा आपके माध्यम से यात्रियों से अनुरोध है कि अगर 4 धाम यात्रा पर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यात्री पंजीयन जरूर करवाएं। बगैर पंजीयन यात्रा पे जाना अलाउड नहीं है। और अगर कॉमर्शियल व्हीकल पे जा रहे हैं तो यह देख लें कि गाड़ी सही ढंग से है। ड्राइवर को रास्ते में ज़्यादा फोर्स नहीं करना है लंबे समय तक गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी को वहाँ पार्क करना है जहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और सुरक्षित 4 धाम यात्रा करके कुट्टू आटे का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के अंतर्गत कुट्टू के आटे एवं व्रत में प्रयोग होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हो रही है। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से कुल 11 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। कुट्टू का आटा, सूजी, खाद्य तेल, सेंधा नमक, चीनी, चौलाई, लड्डू, फलहारी, नमकीन, साबुदाना, काला नमक व सत्तू शामिल है। इन सभी नमूनों को विश्लेषण हेतु राजकीय खाद्य विश्लेषणशाला में भेजा गया। जांच रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। 72 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, खुले कुट्टू के आटे की बिक्री कहीं नहीं पाई गई है। उत्तराखंड के दूरस्थ जिला पिथौरागढ़ के विकासखंड कनाली छीना के आदर्श मत्स्य ग्राम डुंगरी में भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा द्वारा मानकों पर आधारित चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा के निर्देश सौरभ तिवारी, संयुक्त निदेशक सचिन चौधरी और सहायक निदेशक सौरभ चौरसिया एवं मानक संवर्धन अधिकारी सरिता त्रिपाठी ने प्रतिभाग किया। चौपाल में ग्रामीण क्षेत्रों में मानकों की उपयोगिता विषय पर संवाद किया गया। मानकों के द्वारा ग्रामीणों के जीवन स्तर में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। दैनिक उपभोग में गुणवत्तापूर्ण की वस्तुओं को क्रय करने की अपील ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा की गई। कार्यक्रम में डीडी हॉट विधायक विशन सिंह चुहाल और जिला पंचायत प्रशासक दीपिका बोरा सहित विकास खंड के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। सौरभ तिवारी ने ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे रोजगार के प्रयासों की बहुत प्रशंसा की। कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से पिथौरागढ़ जिले के रिसोर्स पर्सन दीपक जोशी, ग्राम डुंगरी से पूर्व सैनिक हेमराज बिष्ट, दीवान सिंह बिष्ट सहित तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।